हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की क्लास मैं आप लोगों के लिए एक अलग प्रकार की प्रैक्टिस क्लास लेकर आया हूं, जिसके चैप्टर का नाम है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्या है नाम? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चारों सेंटेंस रहेंगे। चारों क्या रहेंगे? सेंटेंस ही रहेंगे अपने अपने जगह पे। अब आपको तलाश करना है कि उस चारों सेंटेंस में से एक सही ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा। और यह जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें नोटबुक और पेन का काम ज़्यादा है, आपको लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा औरों चैप्टर के कंपैरिजन में। जितने भी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट, कहने का मतलब कंप्लीट जितने ग्रामर के चैप्टर्स आपके सिलेबस के हैं सबसे क्वेश्चन उठ के यहाँ पे एकाएक चले आते हैं, और आपको एक सेंटेंस में एरर ढूंढने के लिए उसको करेक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए पूरी ग्रामर की जानकारी उसमें आपको शामिल करनी पड़ेगी। तो थोड़ी मेहनत इस चैप्टर में ज़्यादा करनी है, लेकिन उस चैप्टर की मेहनत को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। उसके लिए चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। ओके, आई एम बिहाफ ऑफ यू, आई एम वर्किंग बिहाफ ऑफ यू। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। ओके, तो इस चैप्टर के जो भी मजेदार क्वेश्चंस होंगे सबको इजी वे में एक एक करके थोड़े डील करते जाएंगे। नंबर ऑफ प्रैक्टिस जो रहेगा, ध्यान रखें, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं बढ़ाने वाला हूं इस बार, क्योंकि चैप्टर थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आसान बनाएंगे हम सब आपस में मिलकर। अब इसके एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस की जो शुरुआत होने वाली है उसको हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें मेहनत इस बार ज़्यादा करनी है। तो आपके नोटबुक और आपके पेन रेडी रहने चाहिए, क्योंकि नोट करना एक स्टूडेंट की सबसे बेहतर आदत होनी चाहिए। यदि आप नोट नहीं करते हैं तो थोड़ी सी गलत आदत है। ओके, इसको सुधार लिया जाए तो बेहतर। और सुधारने में कुछ नहीं करना है आपको, आपके आसपास एक नोटबुक है और एक पेन है, उसको बस एक साथ लाइए, हाथ में पेन को रखिए, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखूं या जो आपको लगे कि मुझे नोटबुक में मेंशन करनी चाहिए उसको जरूर मेंशन करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसको मैं एक एक करके चारों ऑप्शन पहले मैं पढ़ूंगा। हमें टाइम जल्दी भगाना नहीं है, हमें सही से सीखना है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आई विश वर आई यंग अगेन। नंबर बी कहा गया है, आई विश आई वर यंग अगेन। सी में आई विश वाज आई यंग अगेन। डी में आई विश आई वाज यंग अगेन। अब इसमें कैसे एरर ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको एक हल्की सी प्यारी सी कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, जिसमें कहा यह जाता है कि सेंटेंस की शुरुआत आपको आई विश, एज इफ, आई विश, एज इफ, या हो सके आपको इफ, तीनों में से किसी एक से मिले, और इसके बाद आपको एक प्यारा सा सब्जेक्ट मिलेगा। ओके, और यहां पर जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह एक इमेजिनेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में भी कौन सी इमेजिनेशन? तो प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब सेंटेंस में जब मैंने लिखा कि यह प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रही है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जब आप कुछ इमेजिन करेंगे, प्रेजेंट टाइम में जब आप लोग या मैं भी ध्यान रखिएगा इमेजिन करता हूं किसी बात को लेकर, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन। जैसे किसी अपना जो फेवरेट प्लेयर हो, ओके, या हो सकते हैं कोई आइडल हो सकता है, कोई भी हो, ध्यान रखिएगा। हम लोग चाहते हैं काश उसके साथ मैं अभी होता, ओके, या काश उसके जगह पे मैं अभी ऐसा होता। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है तो इमेजिन करते हैं काश उसकी जगह पे मैं खेलता, यानी कि मैं प्लेयर वहां पर होता, जो कि इमेजिनेशन है, जो कि रियल में नहीं बदल सकते हैं। वो क्या है? इमेजिनेशन है, जिसका रियल में पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल। तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट इमेजिनेशन करते हैं। अब इसमें करना क्या रहता है? तो आई विश, एज इफ और इफ के साथ जब आपको सब्जेक्ट मिले तो इस सब्जेक्ट के साथ एक फिक्स वर्ब रखा गया है, WERE। फिक्स वर्ब क्या रखा गया? WERE। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आई विश, एज इफ, इफ, इस तीनों में से कोई एक रहे, साथ में सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उस सब्जेक्ट के साथ फिक्स से आपको क्या लेना पड़ेगा? वर्ब को ही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी इसी को रखनी है, ध्यान रखेगा। और इसको पढ़ते क्या हैं? इसको पढ़ते हैं वर,
इसे कभी भी वेयर ना पढ़ें। यानी कि आपको आई विश, एज इफ, इफ सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ड ही नजर आना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के और कोई बदलाव होने नहीं चाहिए। अब इसके ऑप्शन के गौर को देखें, एक एक करके समझे तो आपको नजर आएगा बी नंबर आपके इस ऑप्शन, क्वेश्चन के ऑप्शन में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। आई विश आई वर यंग अगेन, बी नंबर में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, क्योंकि ए नंबर में यदि आप गौर कीजिएगा तो ए नंबर में जो वर है वह सब्जेक्ट से पहले मेंशन किया गया है। वर में पहले मतलब बी ए में पहले वर लिख दिया गया, फिर आपका सब्जेक्ट, जो कि होना नहीं चाहिए, पहले सब्जेक्ट तब वर्ब चाहिए। बी तो आंसर ये। सी की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इसमें सबसे पहली बात है सी और डी दोनों की बात करें, यहाँ पर भी वाज लगाया गया है, वहाँ पर भी वाज का ही यूज किया गया, जो कि प्रेजेंट इमेजिनेशन में पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट इमेजिनेशन में एक ही वर्ब हम लोगों के साथ आ सकती है, वो कौन है? वर है। तो आई विश, एज इफ सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा वर्ब पुट करना है? वर्ब पुट करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये सारी बातें आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, रिवीजन करने में भी आपको ये हेल्प करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड का फर्स्ट नंबर ए में ऑप्शन है सी इज द गर्ल हुज नेम इज सुरुचि, बी सी इज द गर्ल हु नेम इज सुरुचि, सी इज द गर्ल whom नेम इज सुरुचि, डी सी इज द गर्ल दैट नेम इज सुरुचि। अब यहां पर आपको समझना है हु, whom और हुज को लेकर ये बातें मेंशन करनी है। हु किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट बनने का काम करता है। हु क्या बनने का काम करता है? सब्जेक्ट। हुम क्या बनने का काम करता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। और हुज जो है किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव बनने का काम करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के प्लेस पे हु सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो बेसिकली बात है सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। तो हमें मालूम है हु क्या है? प्रोनाउन है। हुम जो ऑब्जेक्ट काम करेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन, फिलहाल ये क्या है? प्रोनाउन है। और हुज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या करता है? ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं अपने बाद एक नाउन को लेता है। किसको लेगा? अपने बाद एक नाउन को लेगा। तो हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, हु ऑब्जेक्ट का काम करता है, हुज एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहां देखा जाए क्वेश्चन के लिए मैं लिखूं, यहां कहा गया है सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, और यहां पर आपके एरर को दिखाए गए, यानी कि ऑप्शन को बदला गया है यहीं पर। और यहां पर यदि मैं सोचूं लिखा गया है नेम इज सुरुचि। अब यहां देखते हैं तो नेम एक नाउन है। अब यहां कहना है कि सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है जिसका नाम क्या है? सुरुचि है। तो यह नेम किसका है? यह जो नेम वर्ड आया है ये किसका है? यानी इसके पहले मुझे एक वर्ड चाहिए जो इस नेम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि वह किसका नाम है। यानी यहां पर जब कहा गया सी इज द गर्ल नेम इज सुरुचि, तो नेम किसका है? तो इस लड़की का नाम है। तो मुझे यहाँ पर एक चाहिए जो इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। यानी हमें यहाँ डिमांड हो चाहिए एक एडजेक्टिव की। हमें किसकी डिमांड है? यहाँ पर एक एडजेक्टिव की चाहिए जो नाम के बारे में विशेषता बतलाए कि नाम किसका है। तो ये एडजेक्टिव बनने का काम कौन करता है? हु, हुम और हुज में से। तो ये हु तो करता नहीं है, ना हुम करता है। करता कौन है? तो हुज करेगा। तो सी इज द गर्ल हुज नेम, सी इज द गर्ल हुज नेम इज सुरुचि। सेंटेंस में यदि डिमांड रहे सब्जेक्ट का तो आप हु को प्लेस कीजिएगा, डिमांड रहे ऑब्जेक्ट का तो हुम को प्लेस कीजिएगा, और लगे कि आपको नई इंफॉर्मेशन देने वाला काम है तब किसका डिमांड हो जाएगा? हुज का। जैसे इसी सेंटेंस में लिखे, जैसे यहाँ हम लोग डैश रोट दिस क्वेश्चन, डैश रोट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ रोट इस सेंटेंस में वर्ब है और यह वर्ब अपना क्या तलाश कर रहा है? तो यह वर्ब अपना सब्जेक्ट तलाश कर रहा है। क्या तलाश कर रहा है? सब्जेक्ट। और ऑप्शन आपको इसी प्रकार से मिले तो हुम ऑब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट, और हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? सब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा। यानी किसकी डिमांड है यहाँ पर? यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें हु। तो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या चीज? हु रोट दिस क्वेश्चन, हु
रोट दिस क्वेश्चन। तो जैसा हम लोगों के क्वेश्चन में डिमांड रहेगा वैसे हमें ऑप्शन को क्या करना है, एक एक करके पुट करते हुए जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। यानी 2 के ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है हम लोगों के लिए ए। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। सेंटेंस है सी इज द गर्ल हुज नेम इज सुरुचि। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कहा गया है कि इसमें कहा गया है फर्स्ट में 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान रखिएगा, कहा गया आई हैव अ होमवर्क टू डू, बी में कहा गया आई विल हैव अ होमवर्क टू डू, सी में कहा गया आई हैव होमवर्क टू डू, डी में कहा गया आई हैविंग होमवर्क टू डू। अब यहाँ पर आपको होमवर्क में कुछ न कुछ एरर कहा गया है, होमवर्क में यहाँ पर एरर है। अब होमवर्क के बारे में आपको क्या जानना है कि होमवर्क जो है यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। यह कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल होता है तो होमवर्क उसी से रिलेट किया, तो होमवर्क विल ऑल्सो बी एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम लोग इसके पहले किसी प्रकार के ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। अब ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं तो किस में आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, आई हैव होमवर्क, आई हैव होमवर्क टू डू, ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, यानी 3 का सी। अब आते हैं गलत पहचान लेते हैं, कैसे गलती हुआ, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस गलत हो रहे हैं उसको भी सही करते जाना और सीखते जाना है। अब फर्स्ट में कहा गया, ध्यान रखिएगा, ए नंबर में आई हैव अ होमवर्क टू डू। अब होमवर्क के पहले आप ए नहीं लगा सकते, बिकॉज होमवर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। बी की बात करें, आई विल हैव अ होमवर्क टू डू, यहाँ पर भी सेम गलती किया गया है कि होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो ए कैसे लगा सकते हो, गलत हो गया। सी नंबर तो हमारा आंसर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। डी की बात करें, कहा गया आई हैविंग होमवर्क टू डू। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हैविंग का यूज कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैविंग का यूज हम लोग नहीं कर सकते, तो सेंटेंस ये पहले से गलत है। ओके, तो 2 का आंसर में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, यहां पर कहा गया है डेट वाज श्योर अ मिस्टेक, बी में कहा गया है डेट मे बी श्योर अ मिस्टेक, सी में कहा गया है डेट वाज ए श्योर मिस्टेक, और डी की बात करें तो डेट वाज श्योरली अ मिस्टेक। यानी इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 4 में यहाँ पे आपको थोड़ा सा श्योर और श्योरली के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इतना जानिए कि श्योर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, श्योर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। श्योरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, ध्यान रखिएगा, तो एडजेक्टिव कहीं ना कहीं नाउन या कहते हैं प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि कोई जानकारी देगा। क्या देगा, जानकारी देगा। जिसे कहा जाएगा डेट गर्ल इज ब्यूटीफुल, कहा जाता है डेट गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो वहां पर ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिस वजह से ब्यूटीफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे कौन आया हुआ, श्योरली। तो एडवर्ब क्या करता है कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, या कहें तो किसी एक और एडवर्ब के बारे में हमें जानकारी देने का काम करता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में जानकारी देने का काम करता है। तो श्योर यदि एडजेक्टिव है तो वो नाउन की तलाश करेगा, और श्योरली है तो वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब का तलाश करेगा। अब हमें सेंटेंस में देखना है कि डिमांड किसकी है, सेंटेंस में डिमांड एडजेक्टिव की है कि सेंटेंस में डिमांड एडवर्ब की है। अब यहाँ सेंटेंस को पढ़े ध्यान रखेगा, तो कहा गया है डेट वाज श्योर अ मिस्टेक, ये नंबर कहा गया है, तो डेट वाज श्योर अ मिस्टेक, तो यह मिस्टेक के बारे में इंफॉर्मेशन देकर आप क्या बताना चाहते हैं, डेट वाज श्योर अ मिस्टेक। मिस्टेक मिस्टेक होती है, इसमें श्योर होने वाली बात, यानी मिस्टेक में कोई इंफॉर्मेशन देने वाली बात है नहीं। ध्यान रखें, जब कहा गया है यहाँ पर ए मिस्टेक कह दिया गया, तो यहाँ
मिस्टेक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। हाँ, एक नंबर सेंटेंस मारते हैं, मतलब 4 के डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो कहा गया है डेट वाज श्योरली, डेट वाज श्योरली, श्योरली अ मिस्टेक, डेट वाज श्योरली अ मिस्टेक। तो मिस्टेक तो यहाँ पर नाउन है जिसके लिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है। अब यहाँ मुझे मिस्टेक के बारे में किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि डेट वाज मतलब वो मिस्टेक है कि नहीं, ये बोल दिया गया कि वो मिस्टेक है तो है। अब मुझे उस बात को थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलना पड़ेगा कि डेट वाज श्योरली, मतलब वह थी, कैसी थी, श्योरली, वास्तव में थी क्या, गलती। यानी यहाँ मुझे इस वर्ब पे एम्फेसाइज करना है कि डेट वाज व्हाट, डेट वाज श्योरली, बिल्कुल डेट वाज श्योरली अ मिस्टेक। यह मिस्टेक के बारे में हमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपका 4 का कौन सा आंसर जाएगा, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर डी में हमें जाना है, डेट वाज श्योरली अ मिस्टेक, क्योंकि हमें यहाँ डिमांड एडवर्ब का था, एडजेक्टिव का नहीं। क्वेश्चन नंबर, और एक चीज और याद रखिएगा, इसी प्रकार से आ जाता है रियल और रियली, रियल और रियली। रियल भी ध्यान रखेगा एडजेक्टिव का काम करता है और रियली किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। अब इसका भी मैं आपको एरर दे देता हूं, ध्यान रखते हैं। जिसे कहा गया है डेट वाज अ रियल और रियली स्टोरी। अब यहां पर आपको चूज करना है डेट वाज अ रियल और रियली स्टोरी होगा। एक और ऑप्शन देता हूं, आई हैव गॉट अ होटल विद अ रियल और रियली क्लासी रूम। अब यहां सोचना है, यहां पर क्लासी रूम। अब यहां पर फर्स्ट सेंटेंस दिया रियल एडजेक्टिव है, रियली क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन प्रोनाउन की तलाश करेगा, एडवर्ब है तो ये कहीं वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिमांड करेगा, मतलब तलाश करेगा। डेट वाज अ रियल और रियली स्टोरी, ए आर्टिकल है और स्टोरी क्या है, नाउन है। और यहाँ जो भी शब्द आएगा ये कहीं ना कहीं स्टोरी के बारे में हमें बताने का काम करेगा। तो नाउन के बारे में जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा, यानी यहाँ मुझे किसकी डिमांड है, यहाँ मुझे डिमांड है एडजेक्टिव की। डेट वाज अ रियल और रियली स्टोरी, द आर्टिकल और नाउन के बीच में अभी यहाँ डिमांड किसकी है, एडजेक्टिव की डिमांड है, एडवर्ब की डिमांड नहीं हो सकती है। आर्टिकल, एक आर्टिकल है, उसके तुरंत बाद यदि नाउन है तो बीच में यदि एक वर्ड आपको पुट करना है तो आप वो एडजेक्टिव को ही पुट कर सकते हैं, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आर्टिकल क्या रहे, आर्टिकल और नाउन के बीच में आपको एक वर्ड यदि किसी को प्लेस करना है तो आप प्लेस कीजिएगा एडजेक्टिव को। किसको प्लेस कीजिएगा, एडजेक्टिव को। तो रियल और रियली में एडजेक्टिव का काम कौन करता है, तो रियल और रियली में एडजेक्टिव का काम क्या करेगा, रियल। तो आंसर बनता है डेट वाज अ रियल स्टोरी। अब बी में बात करते हैं, आई हैव गॉट ए होटल विद, अभी विद अ रियल और रियली क्लासी रूम। ए यहाँ पर आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल अपना नाउन यहाँ मैंने लिखा हुआ है रूम, ए रियल और रियली क्लासी रूम, तो नाउन है। अब ये क्लासी किसके बारे में बता रहा है, क्लासी रूम के बारे में बता रहा है कि रूम कैसा है, क्लासी है। यानी यहाँ पर क्लासी जो है यह एडजेक्टिव है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, जब आपको एक आर्टिकल है और यहाँ नाउन है और एडजेक्टिव आपको पहले से दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है, ए आर्टिकल है, रूम नाउन है, क्लासी रूम के बारे में बता रहा है, यानी वो एडजेक्टिव है, क्योंकि क्लासी किसकी विशेषता बता रहा है, रूम की विशेषता बता रहा है। रूम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर रियल और रियली किसके बारे में बता रहा है, ये क्लासी के बारे में बता रहा है कि ए रियल और रियली क्लासी रूम, रूम है, रूम कैसा है, क्लासी, यानी एडजेक्टिव। अब क्लासी में भी कैसा है, अब आपको रियल बोलना है कि रियली बोलना है, तो यानी यहाँ पर आर्टिकल
नाउन एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर डिमांड किसकी है? एडवर्ब की डिमांड है, क्योंकि यह एडजेक्टिव के बारे में बताने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें डिमांड है एडवर्ब की, और रियल और रियली में एडवर्ब कौन है? तो यहाँ पर रियली एडवर्ब है। तो आंसर बनता है आई हैव गॉट अ होटल विद अ रियली क्लासी रूम, विद अ रियली क्लासी रूम, ये हमारा आंसर बनता है। तो इसी प्रकार से श्योर और श्योरली काम करते हैं, और हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको रियल और रियली का भी सेंस आपको दिखने को मिल जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नोटबुक में इन सारी बातों को नोट कीजिए, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 5 का ऑप्शन ए कह रहा है कि अगो 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। नंबर बी कह रहा है कि अर्लियर 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। सी अर्लियर 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। डी में कह रहा है बिफोर 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। यानी भारत के कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने की बात की जा रही है कि भारत स्वतंत्र नहीं था। तो भारत स्वतंत्र कब नहीं था? तो 1947 के एगो होगा, अर्लियर होगा, अर्लीस्ट होगा, कि बिफोर की बात की जाएगी। अब यहाँ पर हमें यह समझना, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ कहा जा रहा है 1947, तो यहाँ पर सेंस बात करना, ध्यान रखिएगा, 1947 से पहले का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? कि 1947 से पहले। तो पहले के सेंस में कौन आ जाता है? बिफोर का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, किसका यूज करते हैं? बिफोर। जब आप किसी डेट या किसी इवेंट से जब आप पहले के बारे में बात करते हैं, पीछे चले जाते हैं, जैसे प्रेजेंट में मैंने किसी इवेंट की बात की, किसी डेट की बात की, और उस डेट से भी मुझे पहले जाना है, तो ऐसे सिचुएशन हम लोग किसका यूज करते हैं? बिफोर का बात करते हैं। जिसे कहते हैं कि तुमसे मिलने से पहले मैंने उसको कॉल किया था, यानी कि मैं तुमसे मिला और उससे पहले मैंने उसको कॉल किया था। तो यहाँ बात की जा रही है 1947 से भी पहले की। तो 1947 से पहले यानी बैक जाना है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बिफोर, एगो और अर्ली का यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर बनता है बिफोर 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। बिफोर 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 5 का आंसर क्लिक होता है। नंबर 6 में कहा गया है कि रीता इज फार ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। बी में कहा गया है कि रीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। सी की बात करें, रीता इज फार मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। डी में कहा गया कि रीता इज फार द मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, नंबर 6 में बात की जा रही है कंपैरिजन की। किसकी बात की जा रही है? कंपैरिजन की। अब जब आप ध्यान रखते हैं, एक आपके सेंटेंस में यहाँ पर नाउन रखा गया है, ओके, और एक यहाँ पर आपको नाउन रखा गया है, और इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है? नाउन रीता। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है? हर फ्रेंड, मतलब रीता के एक फ्रेंड की बात की जा रही है। यानी एक यहाँ है और एक यहाँ है। जब आप दो के बीच कंपैरिजन करते हैं, किसके बीच कंपैरिजन करते हैं? दो के बीच जब आप कंपैरिजन करते हैं, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है, जब आप किसी को ज्यादा और किसी को कम दिखाने का काम करते हैं। यानी यहाँ पर मुझे चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक यहाँ पे काम करता है कंजंक्शन के तौर पे, क्या चीज? देन। ये फिक्स है। देन THAN होना चाहिए, THEN नहीं। ये टाइम को शो करता है, जबकि यहाँ पर मुझे कंजंक्शन वाला चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। जब आप दो के बीच कंपैरिजन करते, एक तरफ रीता एक तरफ हर फ्रेंड है, इन दोनों के बीच जब मुझे कंपैरिजन करना है, तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा, जिसके साथ हम लोग क्या लगाते? देन। अब यहाँ से यदि मैं ऑप्शन कट करना शुरू करूँ, एलिमिनेशन मेथड पे यदि मैं आ जाऊँ, ध्यान रखिएगा, तो सी और डी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है मोस्ट। किसका यूज किया गया है? मोस्ट। और आपको ये जानना चाहिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यह एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में आता है, ध्यान रखिएगा, आपको डिग्री में पढ़ाया जा चुका है।
और ब्यूटीफुल की यदि बात करें कॉम्परेटिव डिग्री तो उसमें हम लोग यूज करते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव की बात करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये कॉम्परेटिव और ये क्या होता है, सुपरलेटिव। लेकिन हमें अभी किसकी डिमांड है, हमें डिमांड है कॉम्परेटिव डिग्री की, जबकि यहाँ पर मोस्ट क्या करता है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है। तो ये सी और डी तो पहले से क्या हो चुका है, कैंसिल। आपको इतना जानना है कि ये बीच में जो रहता है इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब बात दो की हो, यानी दो में से किसी एक को ऊपर उठाना है और किसी एक को नीचे उठाना है, और इस कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, देन। तो सी और डी तो कैंसिल हो चुका है। आ जाते हैं ए और ए किसके, यानी ए और बी में। अब देखते हैं ए और बी में, जब आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, देन भी लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होना चाहिए, मोर ब्यूटीफुल होना चाहिए। ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होना चाहिए, मोर ब्यूटीफुल। ए में यदि बात कीजिएगा तो ए में तो सिर्फ ब्यूटीफुल लिख के छोड़ दिया है, ए में क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल लिख के छोड़ दिया गया है, जो क्या है, गलत। यानी हम लोगों के पास बचा क्या चीज, बी नंबर कि रीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। क्या आंसर होगा, रीता इज फार मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, देन हर फ्रेंड। अब यहाँ देखने की बात है कि एक तरफ रीता एक तरफ हर फ्रेंड, दोनों के बीच ब्यूटीफुल का कंपैरिजन हुआ, पता चला रीता ज़्यादा ब्यूटीफुल है अपने फ्रेंड से, तो रीता को ऊपर उठाया गया है और हर फ्रेंड को डाउन किया गया। बीच में आ चुका है मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव डिग्री, और इसके बाद क्या आ चुका है, देन। यानी कि यह ऑप्शन बिल्कुल क्या हम लोगों का सही है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद आपको THAN का यूज़ करना पड़ता है, और आने वाला संडे से इस बात को याद रखिएगा कि कहीं कहीं आपको इस THAN की जगह आपको THEN भी दिखने का मौका मिल जाएगा, तो उसको गलत कीजिएगा। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद THAN नहीं THEN का यूज़ करते हैं। हो गया, यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 7 में आते हैं। 7 के ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, बी में कहा गया अभय इज रनिंग वेरी फास्टली, सी में कहा गया अभय इज रनिंग मोर फास्ट, डी में कहा गया अभय इज रनिंग द फास्टेस्ट। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ जानकारी फास्ट को लेकर दी गई है। किसके पास जानकारी है, फास्ट। और एक बात करते हैं फास्टली, फास्ट और फास्टली को लेकर, और इसी में फिर आ जाते हैं मोर फास्ट, मोर फास्ट, और एक यूज किया गया है फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि एक फास्ट डिग्री तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फास्ट का कॉम्परेटिव डिग्री फास्टर, सुपरलेटिव डिग्री हम लोग जानते हैं क्या होता है, फास्टेस्ट। फास्ट पॉजिटिव डिग्री, फास्टर कॉम्परेटिव डिग्री, और फास्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। बात वही है कि यदि आप कॉम्परेटिव डिग्री यूज कीजिएगा तो आपको देन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से ध्यान रखें, सबसे पहले मोर फास्ट तो कुछ होता नहीं है, इसको हटा दीजिए। ओके, फास्टली ध्यान रखिएगा, जिसे फास्ट, फास्ट से की खासियत क्या है कि फास्ट एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और फास्ट एक एडवर्ब का भी काम करता है, और फास्टली जैसा वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश में फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट है ही नहीं, यानी कि फास्टली तो होता ही नहीं है, इसको मान के चलिए। अब यहाँ से मैं यदि चलूँ, मोर फास्ट तो होना पॉसिबल नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन मोर फास्ट, सी नंबर ऑप्शन तो यूं ही कट गए, बिल्कुल सही, क्योंकि मोर फास्ट होने वाला है नहीं। फास्टली जैसा वर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बी नंबर ऑप्शन भी यूं ही कट गए, ध्यान रखिएगा। और जब आप बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डी नंबर की यदि मैं बात जाऊं, डी नंबर ऑप्शन कहाँ चला गया, हाँ, डी नंबर में कहा गया अभय इज रनिंग द फास्टेस्ट, अभय इज रनिंग द फास्टेस्ट जो कहा गया है, तो फास्टेस्ट अकेला नहीं हो सकता, इसके बाद आपको थोड़ी और चर्चा करनी पड़ती है कि अभय को यदि आप सबसे फास्टेस्ट कह रहे हैं तो किससे कह रहे हैं।
द अभय इज द फास्टेस्ट बॉय ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यानी डी नंबर में क्या हो गया, कैंसिल। अब बात करें, ध्यान रखिएगा ए की, तो बचा हमारे पास क्या चीज, ए। अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, ऑप्शन नंबर ए, अभय इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, यानी ए नंबर हम लोगों का आंसर क्या हो चुका है, क्लिक। बी नंबर नहीं हुआ क्योंकि फास्टली वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मोड फास्ट होना पॉसिबल नहीं है। कॉम्पिटिटिव बनाना है तो भाई फास्टर वर्ड है, मोड फास्ट क्या होता है, गलत। फास्टेस्ट कहना है तो आगे आपको जानकारी और देनी चाहिए थी, जो आपने दिया नहीं, यानी कि ना बी हुआ, ना सी हुआ, ना डी हुआ, बचा क्या चीज, ए, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आए तो यहाँ पर कहा गया है यू कैन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। बी की बात करें तो यू कैन वोट एज यू आर 18। सी की बात करें तो यू कैन वोट सिंपली यू आर 18। और डी की बात करें यू कैन वोट टिल यू आर 18। अब यहाँ पर का बात ये की गई है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल कब होते हैं, तो आपके वोट देने की यानी मतदान देने की जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी वह 18 ईयर्स है। तो आप वोट सिर्फ या तभी दे सकते हैं जब आप 18 वर्ष के होंगे, यानी कि वोट देने के लिए आपके 18 वर्ष की एलिजिबिलिटी रखी गई है कि उतना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन क्लियर होता है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, केवल जब तुम 18 वर्ष के हो सकते हो तभी तुम वोट दे सकते हो। यहाँ पर आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। ओके, चलिए 8 होगा। अब कहिएगा बी नंबर सर कैसे क्लिक हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन की बात करें यू कैन वोट एज यू आर 18। अब कहा गया है कि तुम वोट कर सकते हो एज यू आर 18, जैसे ही तुम 18 के हो सकते हो। तो जैसे मतलब 18 आज हुए तो क्या आज ही वोट दे सकते हैं, नहीं, उसके लिए आपका एक वोटर आईडी कार्ड भी बनता है, वो जरूरी होता है। सी की बात करें तो यू कैन वोट सिंपली यू आर 18। सिंपली यू आर 18 मतलब तुम वोट कर सकते हो सिंपली यू आर 18, मतलब तुम यदि 18 हो जाओ तो वोट दे दो, मतलब जब मन चाहे तब दे दो, ऐसा कोई तो सेंस आता नहीं है। डी की बात करें यू कैन वोट टिल यू आर 18, मतलब तुम वोट दे सकते हो टिल यू, जब तक तुम 18 के होते हो, मतलब 18 को हो तभी तुम वोट दोगे, उससे पहले भी दे सकते हो, ऐसी बात की नहीं है। टिल मतलब तब तक, यू कैन वोट टिल यू आर, मतलब जब तक तुम 18 के हो तब तक वोट दोगे, 18 से ज़्यादा होगे तो वोट नहीं होगा, ऐसा कोई सेंस नहीं है, यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया है आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, ए नंबर। बी की आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, बी नंबर। सी की बात करें आई ऑलवेज वांटेड टू बीन अ सिंगर। डी की बात करें आई ऑलवेज वांटेड टू हैव सिंगिंग। अब यहाँ आते हैं, सेंटेंस यहाँ है, ध्यान रखेगा, यहाँ तक तो ऑप्शन सेम जा रहा है कि आई ऑलवेज वांटेड, आई ऑलवेज वांटेड, पास्ट की बात है, यहाँ तक सारे ऑप्शन में सही हैं। यहाँ तक भी सही कहें कि टू भी सही है, कहीं ना कहीं एरर आगे यूज़ किया गया है। अब एरर क्या यूज़ किया गया, ध्यान रखेगा। अब आप समझने वाली बात ये रहती है, ध्यान रखेगा, जब आप कहते हैं, जैसे आप कोई चाहते हैं, जैसे आपको प्रेजेंट में कहें कि सी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, सी वांट्स टू बी अ बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी, ओके, बिजनेस। अब आगे कहा गया सी वांट्स टू बी अ हेल्थ वर्कर, हेल्थ वर्कर। तो यहाँ पर आप देखते ध्यान रखेगा, यहाँ पर ज़्यादा जब आप कुछ बनने की बात करते हैं तो ही वांट्स टू बी, सी वांट्स टू बी, जब आप कुछ बनने की बात करते हैं हम लोग टू बी का यूज़ करते हैं। अब टू बी का यूज़ करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखते हो फर्स्ट में टू सिंगिंग कैंसिल कीजिए, बी की बात कीजिएगा आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 9 का बी आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि 9 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा यह बिल्कुल सही होगा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर। अब बात करें सी की, आई ऑलवेज वांटेड टू बीन अ सिंगर, ऐसी बात नहीं, बीन कैसे हो सकता है, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और आपको मैंने बताया हुआ ध्यान रखेगा, टू यहाँ पर जब बात की जाती है सी वांट्स टू बी, तो यहाँ पर टू जो है पार्टिकल का काम करता है, किसका काम करता है, जिसके, और पार्टिकल के बाद हमें क्या चाहिए, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये बीन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। और हैव आई ऑलवेज वांटेड टू हैव सिंगिंग, हैव पोजेशन दिखाता है, ऐसा कोई सेंस है नहीं, यानी कि 9 का क्या चीज, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहा गया है सी लिव्स, 10 पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट ए, ओके। बी की बात करें सी लिव्स ऑफ एन अपार्टमेंट, सी की बात करें सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, डी की बात करें सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट। अब यहां समझने वाली बात होती है, ध्यान रखिएगा, सी लिव्स, अब वो रहती है, कहाँ रहती है, तो कहा गया है एक अपार्टमेंट की है, अपार्टमेंट की बात। अब अपार्टमेंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अपार्टमेंट ध्यान रखिएगा एक लार्जर जो बिल्डिंग होता है, लार्ज बिल्डिंग, उसी का एक फ्लोर के तौर पे मान सकते हैं, जिसमें कई सारे रूम हो सकते हैं, हैविंग 3, 4 रूम्स, 6 रूम्स हो सकते हैं उस अपार्टमेंट में, विद किचन, बेडरूम, वॉशरूम, सब कुछ होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि सारी आपकी लग्जरियस ऐशो आराम की चीजें जो होंगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपार्टमेंट, जिसमें आपके 2, 3, 4, 5, 6 रूम्स भी हो सकते हैं, किचन भी सेपरेट किचन होंगे, सेपरेट आपके बाथरूम होंगे, वो सब कुछ आपके सेपरेट होंगे, और उस पूरे एरिया आपके अंडर रहेगा, यानी वो आप उसके मालिक रहेंगे। अब उसे कहा जाता है अपार्टमेंट। कोई बड़ी सी बिल्डिंग का ध्यान रखें, फ्लोर में कहा जाता है। तो सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट होगा, क्या होगा, इन एन अपार्टमेंट। ये ऑन नहीं होता, अपार्टमेंट में ऑन का यूज नहीं, उनके अंदर रहते हैं, इनकी बात है। तो आपका जो आंसर क्लिक होगा, ध्यान रखिएगा, ये आता है सी नंबर, कि सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, इन ऑप्शन नंबर सी। 9 का, सॉरी क्वेश्चन 9 है कि 10 है, 10 नंबर, 10 का सी की बात की जाएगी कि सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। ओके, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान रखेगा। 11 में कहा गया है आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई हैड, बी नंबर में कहा जाएगा आई वाज बॉर्न इन इंडिया, सी की बात की जाएगी आई हैड बॉर्न इन इंडिया, और डी की बात करते हैं तो आई एम बॉर्न इन इंडिया। अब जब आप कभी अपने जन्म की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, जन्म की, आप किस कंट्री में जन्म लिए, वो बात किसकी है, पास्ट की है, बात किसकी है, पास्ट की है। अब पास्ट की बातें ध्यान रखिएगा, तो 11 का ए नंबर ऑप्शन कहा गया है आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न इन इंडिया। बी की बात करें, कहा गया है आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। सी की बात करें, कहा गया है आई हैड बॉर्न इन इंडिया, आई हैड बॉर्न इन इंडिया। डी की बात करें तो आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न इन इंडिया। अब समझने की बात होती है, आई एम बॉर्न इन इंडिया रिपीट हो गया क्या, हाँ रिपीट हो चुका है। चलिए ए और डी तो सेम ही ऑप्शन है। आई एम बॉर्न इंडिया का मतलब आप प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, जबकि आपका जन्म कहाँ हुआ, ये बात किसकी है, पास्ट की। तो हमें प्रेजेंट के बारे में बोलना नहीं। रही बात अब पास्ट में वाज होना चाहिए कि हैड। अब इतना मालूम रखना चाहिए, हैड जो है ये पोजीशन दिखाने का काम करता है। किसकी बात करता है, पोजीशन। तो आई हैड बॉर्न इन इंडिया, हमें पोजीशन नहीं दिखाना है, हमें सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन देना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आई वाज बॉर्न इन इंडिया, ना कि आई हैड बॉर्न इन इंडिया। यानी 11 का ऑप्शन में क्या चीज, बी नंबर बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन में चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, ध्यान रखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, सिंपल सा है, इसको भी देख लेते हैं। ए नंबर में कहा गया है ही इज एमएलए, ही इज एमएलए। बी की बात कीजिएगा तो ही इज एन एमएलए। सी की बात करते हैं ही इज द एमएलए, ही इज द एमएलए। डी की बात करें ही आर एन एमएलए। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ही के साथ तो आर लगेगा नहीं, कैंसिल कीजिए, इज लग सकता है। एमएलए एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमें आर्टिकल का यूज करना चाहिए। तो ये आर्टिकल है नहीं, तो सबसे पहले इसे कैंसिल कीजिए। अब रही बात एन एमएलए करना पड़ेगा कि द एमएलए, तो एमएलए के साथ कभी द का यूज सिंपली आप कर नहीं सकते जब तक कि उसे स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब उसे पार्टिकुलर बनाया नहीं गया, द हो नहीं सकता। अब आते हैं एमएलए, क्या हो जाएगा, ही इज एन एमएलए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।